नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात स्पेशल रिपोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश को बताया कि धर्म निजी विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है हनुमान चालीसा पर। हनुमान चालीसा पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आपको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर पढ़िए, दादागिरी करने मत आइए। सख्त बयान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बाला साहब ने सिखाया है कि दादागिरी कैसे खत्म करते हैं। हनुमान चालीसा घर पर करिए, दादागिरी मत कीजिए। बाला साहब ठाकरे ने हमें बताया है कि दादागिरी कैसे खत्म करते हैं। हम घंटाधारी नहीं, गदाधारी हिंदू हैं, उद्धव ठाकरे ने कहा है। हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं, नेसलं आणि सोडलं, हे असे नाहीये. एक मुद्दा मी मुद्दामून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवतायत त्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे. ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात. राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे. आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेल्या आहेत. मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखांनी जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे. त्यांनी जे सांगितलं, अजूनही शिवसैनिकांकडे जे बसलेत त्यांनी प्रत्यक्ष ती सभा पाहिलेली आहे. शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व हेच आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे. 5 बड़ी बातें उद्धव ठाकरे की। कहा है अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है घर में पढ़िए, बाहर निकलेंगे दादागिरी करने के लिए मत आइए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर दादागिरी करेंगे तो हमें उतारने आता है और हमें बाला साहब ठाकरे ने ये सिखाया है। हम घंटाधारी हिंदू नहीं, गदाधारी हिंदू हैं। बहरहाल आज इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश को बताया कि धर्म निजी विश्वास है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। जिनके पास बड़े संवैधानिक पद हैं उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। बात अदालत ने सांसद नवनीत राणा बनाम महाराष्ट्र सरकार केस की सुनवाई के दौरान कही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमरावती की सांसद है, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा किया था, लेकिन पीएम की मुंबई यात्रा की वजह से उसे रद्द भी कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद और उनके विधायक पति को अरेस्ट किया, फिर उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर दोनों पति पत्नी को अलग अलग जेल में बंद कर दिया। आज सांसद और उनके विधायक पति खुद पर लगे एक एक आरोप को रद्द करवाने बॉम्बे हाईकोर्ट गए तो कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, उल्टा फटकार लगाई। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश के सांसद और एक विधायक को समझाया कि लोकतंत्र फायर से नहीं, फ्लावर से चलता है। फायर है क्या? फायर। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा ने दावा किया कि वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर इस आरोप में अरेस्ट के दौरान सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के आरोप में जेल में। वो आज अदालत गए कि उन पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप खारिज कर दिया गया, तो अदालत ने धर्म के विश्वास और प्रैक्टिस पर एक अहम टिप्पणी कर दी। सार्वजनिक जीवन में पद जितना बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। आपको सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप से मुक्ति नहीं दी जाती है। हाँ, अरेस्ट की जानकारी 72 घंटे पहले दी जाएगी। मांग थी कि उनके खिलाफ जो ये दूसरा गुनाह रजिस्टर किया गया है वो खारिज किया जाए, लेकिन उनकी जो ये मांग थी वो आदरणीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। उनको अरेस्ट करने के पहले 72 घंटे उनको सूचित किया जाएगा, फिर उन्हें जो कानूनन करना है वो कर सकते हैं। That they were at the house between 5:15 p.m. and 6 p.m. in connection with arresting in the CR 500 of 22. Our case is that the presence of the police officers in the house at that time was not in discharge of their public service or of their official duties. So there was no question of obstructing in the discharge of the official duties.
कोर्ट से निकलने के बाद सरकारी वकील और नवनीत राणा के वकील गले मिले, खूब हंसे भी। लेकिन लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि ये बुनियादी लोकतंत्र नहीं समझते, जिसमें असहमति का मतलब विरोध नहीं होता। नवनीत राणा और उनके पति रवि मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा कर उनके शिवसेना ब्रांड हिंदुत्व को चुनौती दे रहे थे, तो सरकार ने उन पर देशद्रोह की धारा लगा दी। दोनों ही काम लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तुगलकी की सरकार का काम है। अगर आज महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर या हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने पर एक सांसद को अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तो समझ लगता है कि शिवसेना किन मजबूरियों में और किस प्रकार की सरकार चला रही है। कल तक वो जो शिवसेना अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती थी, जो हिंदुओं के कॉज लेती थी, आज वो हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक सांसद को अरेस्ट कर रही है। Problem is not with the Hanuman Chalisa. The problem is with the politics that was done around it by someone, by a person who in 2019 in the parliament itself had raised objections to the slogans of Jai Shri Ram. For her to become an overnight devotee of Lord Hanuman is in itself shows the kind of politics that BJP is using through their proxies. देखिए, हनुमान जी को भी हंसी आ रही होगी या दुख आ रहा होगा कि मेरे नाम का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह राजनीति में मुझे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, कोई श्रद्धा से पढ़ा जा रहा था ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निवास के सामने जाकर पढ़ना वो तो सिर्फ एक छेड़ने वाली बात है और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में अब लड़ाई शिवसेना ब्रांड के हिंदुत्व और बीजेपी मार्का हिंदुत्व के बीच देखी जा रही है। राजनेताओं का मानना है कि नवनीत राणा बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। बीजेपी ने नवनीत और उनके पति की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध भी किया है। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। बीजेपी ने शिवसेना की कार्रवाई की तुलना औरंगजेब से की तो हिंदुत्व के दो पक्षधारों के विरोध उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। तो उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। हमें मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। सामने आकर लड़िए। किसी के शिखंडी के आड़ में आकर हम पर वार मत कीजिए। वो शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे। ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप, कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाया। हम चुप नहीं बैठे,
हम संघर्ष करें तो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। नवनीत राणा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाए हैं। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। लड़ाई अब हिंदुत्व के असली सरदार की हो गई है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा के सार्वजनिक पाठ की चुनौती को शिवसेना के खिलाफ बीजेपी का सियासी गुरिल्ला युद्ध कहा जा रहा है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कौन सबसे बड़ा हिंदू, कौन सबसे बड़ा हनुमान भक्त, अब यही जंग चल रही है। आपको बता दें पूरे मामले में नवनीत राणा ने जो अब सेशंस कोर्ट में अपील की है उसकी सुनवाई कल होने वाली है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। राणा दंपत्ति की जमानत पर कल सुनवाई होनी है। मुंबई के सेशंस कोर्ट में कल सुनवाई होगी, जहां पर उन्होंने आज एक बार फिर से अर्जी दाखिल की है। इस बीच आपको बताते हैं हनुमान चालीसा पर देश भर में सियासी बवंडर जो जारी है। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। 2014 में नवनीत रवि राणा ने एनसीपी के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ा था। 2019 में भले ही नवनीत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन हासिल था। नवनीत ने शिवसेना को चुनावी दंगल में चित कर दिया और संसद पहुंच गई। चुनावी जीत के बाद नवनीत राणा और एनसीपी के रिश्ते जुदा हो गए। सियासी दोस्त सियासी दुश्मन बन गए। वैसे सिल्वर स्क्रीन पर नवनीत ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया। शुरुआती दिनों में करीब 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में नवनीत ने दर्शन नाम की कन्नड़ फिल्म साइन की। भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसने नवनीत को पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग शुरू की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के साथ साथ पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है। और तो और रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी वो बतौर कंटेस्टेंट नजर आई। रुपहले पर्दे पर नवनीत कौर ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन योग का शौक और बाबा रामदेव के साथ एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। जहां एक तरफ वो सिल्वर स्क्रीन पर छाई हुई थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात की वजह से वो सीधे सियासत की दुनिया में पहुंच गई। लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ साथ अभिनेत्री नवनीत कौर योग का भी शौक रखती है। योग के सिलसिले में नवनीत कौर का बाबा रामदेव के आश्रम में आना जाना था। एक दिन बाबा रामदेव के आश्रम में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। इसी मुलाकात के बाद नवनीत कौर ने महाराष्ट्र से निर्दलीय विधायक रवि राणा से शादी करने का फैसला किया। बड़ी बात यह है कि एक सामूहिक विवाह समारोह में दोनों ने 2 फरवरी 2011 को 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। सामूहिक विवाह समारोह में 3000 से ज्यादा जोड़े शामिल हुए थे। शादी के बाद नवनीत ने सिल्वर स्क्रीन की दुनिया को अलविदा कह दिया और समाज सेवा के काम में जुट गईं। चुनावों में पति रवि राणा की मदद करने लगी। पति के लिए चुनाव प्रचार करती। साल 2014 में नवनीत राणा ने अमरावती लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में भले ही नवनीत को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रही। चुनाव हार के बावजूद नवनीत ने राजनीति में सक्रियता बनाए रखी। 2019 में एक बार फिर नवनीत ने चुनाव में हाथ आजमाया और इस बार अमरावती से संसद पहुंचने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव जीतकर नवनीत राणा सुर्खियों में आई थी। इसकी 2 वजहें थी। एक तो ये कि नवनीत राणा बेहद कम उम्र में सांसद बनी थी और दूसरी ये कि वो निर्दलीय लड़ी थी, यानी कि किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ी थी, निर्दलीय अकेले चुन के सांसद बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने अमरावती में शिवसेना के उम्मीदवार को हराया था। चुनावी जीत के साथ नवनीत राणा की नई इनिंग शुरू हुई और इस इनिंग के साथ शिवसेना से उनकी तलखी किसी से छिपी नहीं रही।
भले ही नवनीत राणा ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन बीजेपी को लेकर उनका नजरिया सॉफ्ट है, जबकि शिवसेना के लिए बेहद आक्रामक। आप ट्रेलर देखकर पूरी पिक्चर समझ जाएंगे। पहले एक कहावत हम सुनते थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही वाला हाल है यहाँ पर इस हाउस में कि जो डरता है वो ये चीज को अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है डर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही है। बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स, Mahua, my friend, she spoke in a very aggressive this thing. She was very against for this bill. पर मुझे लगता है अगर कुछ चीजें लोगों को न्याय देने के लिए ये देश में अगर काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में ये सख्ताई लानी बहुत जरूरी है। तब जाके क्राइम और क्रिमिनल्स हमारे देश में कम होंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हवा में बातें करके, ये सरकार को ब्लेम करके, कोविड के बाद ये सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर जी ने हाथ ऊपर नहीं किए। लोगों को कैसे बेनिफिट देना चाहिए और ग्राउंड पे कैसे काम करना चाहिए, वो काम ये सरकार ने किया। आज शिवसेना के सीनियर लीडर ने जब अपना स्पीच दिया तो उन्होंने सिर्फ एलिगेशन का करने का काम किया, ना ही किसानों के बारे में बात की, ना ही गरीबों के बारे में बात की, ना ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, ना ही घरकुल के बारे में बात की, ना ही लोग किसानों के खेतियों में किस तरीके से खाद और ये सब चीजों को इजीली प्रोवाइड करना चाहिए, ना ही उसके बारे में बात की। ये किस चीज के लिए बात कर रहे हैं? नवनीत राणा संसद के अंदर शिवसेना पर धमकाने का आरोप लगा चुकी हैं। शिवसेना से उनकी अदावत किसी से छिपी नहीं। यहाँ तक कि नवनीत राणा अपनी गिरफ्तारी से पहले ही उद्धव सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगा चुकी हैं। इनका खुला चिट्ठा हम बाहर रखते हैं तो उसके बाद वो वॉक करते करते जब जाते हैं तो मुझे बोलते हैं कि इसके बाद तुम्हारा नंबर है और तुम्हें कहीं घूमने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे और जेल के पीछे तुम्हें डालेंगे। मुझे एक बात उनको पूछना है कि एक महिला को ऐसा थ्रेटनिंग करना सदन के अंदर ये कितना योग्य है, ये चीज उनसे पूछनी है। और पहले भी मुझे बहुत सारी धमकी के पत्र शिवसेना के द्वारा आए हैं कि जो चेहरा लेके घूमती है वो चेहरे को तेजाब डाल के जला दिया जाएगा। ये सिर्फ महिला है करके दबाने का कोशिश है। हमें पुलिस की गाड़ी में क्रिमिनल जैसा बिठाकर गाड़ी से लेके सीपी कमिश्नर ऑफिस में लेके गए और वहां पे सीढ़ियों पे बाहर बिठा के हमारी बेइज्जती की गई, मुझे इंसल्ट किया गया, मुझे बदतमीजी से बात की गई। ऐसा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ 16 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाने के बाद सर आधी रात को छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाया जाता है और जबरन 100 से 150 पुलिस हमारे घर में आती है। मेरे बुजुर्ग माता पिता वो घर में रहते हैं, मेरे छोटे बच्चों के सामने पुलिस वाले बोलते हैं ये ऊपर से हमें आदेश आया है, अगर तुमने हमारी बात सुनी ना तो यहाँ से घसीट के तुम्हें कमिश्नर के ऑफिस में और जेल में डाला जाएगा। सर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुई सियासत अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले नवनीत राणा जाति प्रमाण पत्र की कंट्रोवर्सी में भी फंस चुकी हैं। अदालत ने उनके सर्टिफिकेट को फर्जी मानते हुए जुर्माना लगाया था। इस वक्त अपने बयान की वजह से नवनीत राणा जेल पहुंच चुकी हैं और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस है। यानी सियासत के चक्कर में नवनीत राणा कानूनी पचड़े में बुरी तरह फंस चुकी हैं। आज तक ब्यूरो। आपने नवनीत राणा की पूरी स्टोरी देखी। अब आपको दिखाते हैं लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की लड़ाई को कैसे शिवसेना ने अहंकार और हिंदुत्व की लड़ाई बना लिया है। शिवसेना कह रही है तो लोग मस्जिद के लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा काट रहे हैं, उनका हिंदुत्व नकली है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने बीजेपी पर अपने मुखपत्र सामना से भी वार किया है। शिवसेना ने सामना में यहां तक लिख दिया कि लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद देश को डुबोने की साजिश है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा की लड़ाई हिंदुत्व पर आई। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर भयंकर ठन गई। शिवसेना ने क्यों कहा ये विवाद देश डुबोने वाली साजिश है? शिवसेना ने सामना से किया बीजेपी के हिंदुत्व पर सीधा प्रहार।
लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा बड़ा फैसला सुनाया? हनुमान चालीसा और अजान पर महाराष्ट्र में भयंकर सियासी भिड़ंत हो रही है। एक तरफ है बीजेपी, राज ठाकरे की एमएनएस और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। हनुमान चालीसा विवाद में नवनीत राणा को जेल में डाल दिया गया है। राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है और अब ये लड़ाई शिवसेना सामना से लड़ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में क्या है। लाउड स्पीकर, रामनवमी, हनुमान चालीसा जैसे विवाद देश डुबोने वाली साजिश है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए दंगे का सहारा लिया जा रहा है। लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को ट्रॉलर बनने का काम दिया गया है। यही अब रोजगार है। देश में धार्मिक कला और नफरत किस स्तर तक पहुंच गई है और हमारे प्रधानमंत्री इस पर आज भी चुप है। मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी। बादशाह खुद यहाँ मुर्गे लड़ाता है। सामना में ये भी लिखा गया है कि धार्मिक घृणा के मामले में हिंदुस्तान का चरित्र अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ गया है। अफगानिस्तान की बागडोर जिस प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में है, वैसी तस्वीर भविष्य में हमारे देश में निर्माण हो सकती है। शिवसेना ने सामना में कहा है, हनुमान जयंती पर पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी, लेकिन भंडारा जरूर होता था। लेकिन अब पूरे देश में हर स्तर पर नफरत फैलाने वाली विचारधारा बढ़ रही है और लोगों को धर्मांध होते देखा जा रहा है। इस परिस्थिति का कोई समाधान नहीं है। ऐसी मनोस्थिति में लोग जाने लगे हैं और अधिक से अधिक लोग चले गए तो देश का श्रीलंका अथवा अफगानिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा। उद्धव सरकार सीधे सीधे बीजेपी पर प्रहार कर रही है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर जो हंगामा शुरू किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदुत्व एक संस्कार और संस्कृति है। शिवसेना ये भी कह रही है कि जो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर हंगामा काट रहे हैं उनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है। घंटाधारी हिंदुत्व नसून आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी आहे। आम्ही कायम हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी हातामध्ये गदा घेतलेली आहे, तलवार घेतलेली आहे आणि गरज पडली तेव्हा अयोध्येमध्ये हातोडे सुद्धा घेतलेले आहे। तेव्हा हिंदुत्व आम्हाला कोणी शिकवण्याचं अतिशहाणपणा करू नये। हे जे दीड शहाणे आहेत त्यांना आम्ही आजही सांगतोय, कृपा करून शिवसेनेच्या वाड्याला जाऊ नका, मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा, हे मी कॅमेरा समोर सांगतोय। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका। आज जे तुमच्या विषाला उकळी फुटलेली आहे हिंदुत्वाच्या नावाने, विष आहे, ये खरं हिंदुत्व नहीं है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद राज ठाकरे ने शुरू किया था। उन्होंने करीब 14 दिन पहले अपनी ही पार्टी एमएनएस के एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे सरकार से कहा था कि राज्य में मौजूद सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर उद्धव सरकार ये काम नहीं करेगी तो वो उन लाउड स्पीकर को हटाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजवाएंगे। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम भी दिया था। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 28 पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश क्या कहता है, इस बारे में चर्चा हुई। हालांकि इस मीटिंग में राज ठाकरे शामिल नहीं हुए। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग का बहिष्कार किया। मीटिंग में गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि लाउड स्पीकर को लेकर कोई नई गाइडलाइन नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है, उस रोक को अमल में लाया जाएगा। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर लगते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है, जो लिमिट होती है।
अभी इसमें मेजरमेंट की एक बात होती है, लेकिन अगर मेजरमेंट हर एक लाउड स्पीकर के लिए जाए तो हर एक धर्म को, हर एक जो सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल होता है, उसको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने यही कहा है, सारे जो दल थे वहां उन्होंने यही कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी इस पे कुछ बातचीत करें। और दूसरा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जाए। हमारी भूमिका स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। अब लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र के अंदर घमासान जिस तरह से अहंकार और अपने अपने हिंदुत्व की लड़ाई बन रहा है, पहले राज ठाकरे और अब नवनीत राणा ने इस लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को सुनाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले उनसे इसी मुद्दे पर बातचीत की। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे यही कि आप लोगों का, सरकार का स्टैंड कोर्ट में सही ठहराया गया है, लेकिन बीजेपी आप पर निशाना साध रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर आप लोग राजद्रोह लगा देते हैं। क्या होगा आपका जवाब? सबसे पहले तो ये राजद्रोह हनुमान चालीसा पे नहीं था। राजद्रोह हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करने और उस पर राजनीति करने पर था, और राजद्रोह इस मुद्दे पर भी नहीं था। आप समझिए, मुख्यमंत्री के प्राइवेट रेजिडेंस पे आप जाकर एज एन इलेक्टेड एमपी आप ये धमकियां देते हो, आप गाली गलौज करते हो, और आप पुलिस के नोटिस को भी दरकिनार कर ऐसी स्थिति बनाते हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो सकती है। नेक्स्ट डे देश के प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले थे, तो उस समय पर मुंबई पुलिस क्या करे? मुंबई पुलिस ये उम्मीद करे कि एमपी और एमएलए जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका पालन करें या उसका उल्लंघन करें। तो उसके चलते जिस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ भी उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, वो हाईकोर्ट ने सब कुछ ही जायज माना है। हाईकोर्ट ने ये तक कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अगर सरकार को लग रहा है और पुलिस को लग रहा है कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी, उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, हनुमान जी की याद इनको आज कल में ही कैसे आई? ये वो हैं जो 2019 में चुनकर आई थी, उनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति थी। ये वो महिला हैं जहां पे मुंबई हाईकोर्ट ने बकायदा उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है, उनके राशन कार्ड को बोगस ठहराया है, उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को बोगस ठहराया है। उन्होंने एक SC ST की जगह लेकर गैर कानूनी तरीके से बोगस सर्टिफिकेट बनाकर ये जगह प्राप्त की हो, तो अगर आज वो रातों रात अपने आप को हनुमान भक्त बताती हो अपनी राजनीति के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का सारा दुरुपयोग कर अब इनको पता चल गया है, महाराष्ट्र में एक्सपोज हो गए हैं, तो नए नए एजेंट्स को यूज कर रहे हैं। ये उनमें से एक एजेंट 007 थी, वो भी मुंबई हाईकोर्ट ने उजागर कर दिया। क्या सच्चाई है? लेकिन प्रियंका जी, वो तो कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा रहा है। वो तो ये आरोप लगा रही हैं कि पुलिस उनके साथ, महाराष्ट्र पुलिस गलत व्यवहार कर रही है। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट ही बोगस आधार पे बना हो, जिन्होंने एक राइटफुल लेजिटिमेट SC ST कैंडिडेट की जगह लेकर बोगस सर्टिफिकेट देकर ये जगह प्राप्त की हो, वो जब इस तरीके की बात का मुंबई पुलिस पे हस्तक्षेप करती हैं, थोड़ा हास्यास्पद है। मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। मुंबई सिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और वो ऐसे बात करती हैं मुंबई पुलिस को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करती है, खास करके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तो थोड़ा दुख होता है, शर्मनाक है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई पुलिस पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको शर्मिंदा होने की मैं कहती हूँ शर्मिंदा महसूस करने का समय है और माफी मांगने का समय है, न कि सिर्फ मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र पुलिस से भी और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता से भी। राजद्रोह कानून जो आपकी सरकार ने लगाया, पुलिस ने लगाया है, क्या आपको लगता है वो ठहरेगा कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट में अक्सर इस तरह से पहले भी कार्टून बनाने पर, इधर उधर के मुद्दों पर कई लोगों पर राजद्रोह लगा, वो कोर्ट में स्टैंड कर नहीं पाता है। राजद्रोह के लिए क्या किया है, मतलब उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर आप ही से समझे, आपने कहा कि राजद्रोह हनुमान चालीसा के लिए नहीं लगा, तो राजद्रोह प्रियंका जी क्यों लगा? मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद है प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और फार्मर्स वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कहा गया था उनके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रीच कर उनकी जान को
को हमला किया गया है, जान पे किसी तरीके का खतरा था, और जब वो जा रहे थे वापस पंजाब से लौटकर, ये भी सोर्सेस के सूत्रों के अनुसार बात आई थी कि उन्होंने कहा है अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद कहना कि मैं अपनी जान बचाकर आज वापस दिल्ली लौट रहा हूं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंबई जैसे शहर में आ रहे हैं। मुंबई की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे राज्य की होती है। ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड एमएलए, चीफ मिनिस्टर जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनके ऑफिशियल निवास पे ना जाकर, उनके प्राइवेट रेजिडेंस पे जाकर, रास्तों पे, सड़कों पे वो रातों रात हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, हनुमान भक्त बन गई हैं। तो ऐसे ढोंगी हिंदुत्ववादी जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, जो अमरावती से चुनकर आए हैं, अमरावती में उनके गायब होने के पोस्टर्स हैं, वो मुंबई में आकर एक ऐसी कानून की प्रक्रिया को में तहस नहस करती हैं, तो सवाल उठ खड़े ही होंगे कि आज मुंबई पुलिस के हाथ में क्या है। मुंबई पुलिस जब जाती है, उनसे कोऑपरेट करने को कहती है, वो कोऑपरेट नहीं करती हैं, उसको डिफाई करती हैं। जब उनको डिटेन करने की कोशिश करती हैं तो उनको गाली गलौज करती हैं, वहां के मुख्यमंत्री को गाली गलौज करती हैं। तो ये सभ्य भाषा है, ये सभ्य न्याय प्रणाली का फॉलो करने की बात है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई होता है या नहीं, आई विल नॉट प्रीएम्प्ट एनी जजमेंट। नवनीत राणा पर उद्धव सरकार ने राजद्रोह का केस लगाया है। अब आपको दिखाते हैं राजद्रोह आखिर क्या है और किस पर राजद्रोह का केस लगता है, इसके तहत कितनी सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन पर एक ट्वीट करने को लेकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे नाम हैं जिन पर राजद्रोह का केस लग चुका है। ये देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। कहते हैं जो सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ करने पर ऐसा विवाद हुआ कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को जेल जाना पड़ा। नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। अब बीजेपी कह रही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया। चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार 5 बार आजान की अनुमति देती है और सड़कों पे हर शुक्रवार को लाखों लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति देती है, वहीं पर हनुमान चालीसा के लिए देशद्रोह के मुकदमे में लोगों को जेल में बंद कर रही है। ये अपने आप में विरोधाभासी है और अत्यंत दुख का विषय है। वैसे राजद्रोह के आरोप का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले सालों में कई लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक साल 2014 में राजद्रोह के 47 केस दर्ज हुए, जिनमें 58 गिरफ्तारियां हुई और एक ही दोषी साबित हो सका। साल 2015 में राजद्रोह के 30 केस दर्ज हुए, जिनमें 73 गिरफ्तारियां हुई और कोई दोषी साबित नहीं हुआ। साल 2016 में राजद्रोह के 35 केस दर्ज हुए, जिनमें 48 गिरफ्तारियां हुई और एक दोषी साबित हुआ। साल 2017 में राजद्रोह के 71 केस दर्ज हुए, जिनमें 228 गिरफ्तारियां हुई और 4 दोषी साबित हुए। साल 2018 में राजद्रोह के 70 केस दर्ज हुए, जिनमें 56 गिरफ्तारियां हुई और 2 दोषी साबित हुए। साल 2019 में राजद्रोह के 93 केस दर्ज हुए, जिनमें 96 गिरफ्तारियां हुई और 2 दोषी साबित हुए। इस तरह 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के कुल 326 केस दर्ज हुए, 559 गिरफ्तारियां हुई, 10 दोषी साबित हुए। संसद में बताया गया था कि साल 2020 में राजद्रोह के 70 से अधिक मामले सामने आए। हम आपको बताते हैं कि राजद्रोह का कानून आखिर है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है, तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। अदरवाइज ये तो एक बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है आईपीसी की धारा 124A।
इसके अकॉर्डिंग तो जो स्पेसिफिक जो सेशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही राजद्रोह का मुकदमा लगता है। लेकिन आजकल एक प्रचलन हो गया है कि किसी मामले में पुलिस भी अपनी चीजों को देखती नहीं है और किसी भी एफआईआर में 124A का उल्लेख कर देती है और उसको इंडिकेट कर देती है। तो इसको एक सियासी कह सकते हैं। बाकी इसको जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उसमें जाके चार्जशीटों को फिर जस्टिफाई करना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कई केसेस में हमने देखा है कि उसको कोर्ट में फिर ये चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाती है। हम आपको बता दें कि राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको याद होगा कि जेएनयू राजद्रोह केस में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर खालिद समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब भी मामला कोर्ट में है। दिल्ली सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी तो कन्हैया कुमार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल की मांग की और कहा कि अब इस केस को गंभीरता से लिया जाए। 2020 में हार्दिक पटेल को राजद्रोह मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 3 दिन जेल में रहना पड़ा और फिर उन्हें जमानत मिली। हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार आरक्षण रैली के बाद हिंसा के मामले में दायर राजद्रोह के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी को साल 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, डॉक्टर कफील खान से लेकर शफूरा जरगर तक ऐसे कई लोग हैं जिन्हें राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज तक के साबित कितनों पर राजद्रोह हुआ, ये असल कहानी है। बहरहाल एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आ रही है, वो जल्दी से आपको बता दें, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, मैं पिता से बात करूंगा और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा दूंगा। बड़ी खबर, पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर मैं अपना इस्तीफा दूंगा। तेजस्वी और तेज प्रताप लालू के 2 बेटे और दोनों में अक्सर मतभेद की खबरें आती रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन तेज प्रताप ने अपनी नाराजगी रुक रुक कर कई जगहों पर जाहिर की है। बहरहाल अब कह रहे हैं इस्तीफा देंगे। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए